नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयश्री है और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। और आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो मेरे जीवन की एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है जिसे मैं कभी सपने में भी भूलकर याद नहीं करना चाहती, लेकिन वो घटना चाहते हुए भी कभी भुलाई नहीं जाती। दरअसल जब मैं आप लोगों को मेरी ये डरावनी आपबीती सुना रही हूँ, इस वक्त मेरी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। लेकिन जिस डरावनी घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आज से लगभग 20 साल पहले हुई थी। दरअसल इन सब की शुरुआत तब से हुई जब मैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहती थी और उसी गांव के एक शेखर नाम के लड़के से प्यार करती थी। मैं और शेखर दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। बचपन में एक साथ खेलते कूदते थे। समय गुजरने के साथ कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। बचपन में तो घर वाले एक साथ खेलते हुए देखकर कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे घर वालों की डांट झपट शुरू हो गई थी। वे लोग हमें दूर रहने के लिए बोलने लगे थे और गांव के लोग भी हम दोनों को एक साथ देखकर बातें बनाने लगे थे। लेकिन हम जैसे एक दूसरे से दूर ही नहीं रहना चाहते थे। अपने दिल की हर बात हम एक दूसरे को बताया करते थे और फिर एक दूसरे से छुप कर मिलने लगे। घर वालों को कहीं से इसकी भी भनक लग गई और अब हमारा मिलन बिल्कुल बंद करवा दिया था। शेखर के पापा ने अपने एक दोस्त की बेटी से शेखर का रिश्ता तय कर दिया था, तो वहीं मेरी घर वालों को भी मेरी शादी की चिंता थी, क्योंकि गांव में आए दिन लोगों की बातें उन्हें सुनने को मिलती थी। इसलिए उन्होंने मेरी बड़ी बहन के देवर के साथ ही मेरा रिश्ता तय दिया। उनका देवर मुझे पसंद करता था, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मेरी लाख मना करने पर भी घर वालों ने जबरदस्ती ये कहकर कि जाना पहचाना रिश्ता है और तेरी हरकतों को देखकर कोई अच्छे घर का लड़का तेरा हाथ नहीं थामेगा, मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं और शेखर एक दूसरे के लिए तड़पने लगे थे। उस वक्त शेखर का एक दोस्त था महेश। वो हम दोनों के बारे में जानता था और हमारी कोई भी खबर हो इधर से उधर पहुंचता था। वो भी गांव की एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम था जया। मैं और जया हम दोनों भी अच्छी दोस्त थी। ऐसे में एक दिन जया मुझसे मिलने आई। वो अपने साथ शेखर का लेटर लेकर आई थी। उसे जमाने में आज की तरह स्मार्टफोन तो थे नहीं। हाँ, छोटे वाली नोकिया की फोन भी चलन में आई थी। वैसे हमारे घर में टेलीफोन था, लेकिन उसके पास जाना भी मुझे अलाउड नहीं था। ऐसे में मुझसे मिलने के बहाने शेखर का वो लव लेटर मुझे जया लेकर चली आई, जो शेखर ने महेश को और महेश ने जया को दिया था। जब मैंने रात में सबसे छुपकर उस लव लेटर को पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसमें शेखर ने लिखा था कि उसके घर वाले जल्दी से जबरदस्ती उसकी शादी दूसरी लड़की से करवाना चाहते हैं, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है और अगर उसके घर वालों ने उससे दूसरी लड़की से शादी करने की अपनी बात मनवाने की जबरदस्ती की तो वो अपनी जान दे देगा। इससे पहले कि देर हो जाए हम दोनों इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और फिर यहाँ कभी लौट कर नहीं आएंगे। इसलिए अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे चाहती हो तो जो गांव के बाहर तालाब है उसके किनारे जो पीपल का पेड़ है वहां पर कल रात 10 बजे के आसपास मुझसे मिलना, वरना हमेशा के लिए मुझे भूल जाना। ये पढ़कर मैं रोने लग गई थी। उसके बाद सारी रात मैं सो नहीं पाई थी। हर पल यही डर सता रहा था कि कहीं शेखर मुझसे दूर न हो जाए। मैं शेखर के बिना नहीं रह सकती थी, परंतु अपने घर वालों को छोड़ने की तकलीफ भी हो रही थी। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस वक्त फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरफ बचपन से लेकर अब तक अपने घर वालों का प्यार याद आ रहा था, तो दूसरी तरफ शेखर का साथ और उसका प्यार भी याद आ रहा था। यह एक ऐसा वक्त होता है जब लड़की के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है। काफी सोच समझकर मैंने एक फैसला लिया कि मैं शेखर के साथ घर छोड़कर भाग जाऊंगी। अपने प्यार से अलग रहकर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि उसके साथ भाग जाऊं। मैं जानती हूं कि इन सब से मेरे घर वालों की बदनामी होगी और सबको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगर शेखर को मैंने छोड़ दिया और उसने अपनी जान दे दी तो न मैं जी पाऊंगी और न अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगी। परंतु अगर शेखर से शादी हो जाएगी तो उसके बाद शायद फिर समय गुजरने के साथ हमारे घर वाले भी हमारा रिश्ता अपना लेंगे। ये सोचकर मैंने अब शेखर के साथ भागने का पूरा फैसला कर लिया था। अगले दिन मैंने किसी को जरा भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं क्या सोच रही हूं। नॉर्मल दिन की तरह ही वो दिन था। हाँ, उस दिन जया मेरा जवाब सुनने के लिए हमारे घर पर अपनी मम्मी के काम का बहाना लेकर आई थी और इशारों में मुझसे जवाब पूछा
तो मैंने हाँ कर दी थी। इसके साथ में अपना एक कपड़े का जोड़ा जया को ये कहकर देते हुए कि तुमने अपनी मौसी की शादी के लिए मांगा था, ना दे दिया, जिसमें अपने कुछ जरूरी कागजात भी मैंने रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि इन सब की बाद में जरूरत पड़ेगी। वो उन्हें लेकर चली गई। ऐसे में इसी तरह दिन गुजर गया था। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना चाहती थी। मुझे तो बस घर से निकलना था। मैं नहीं चाहती थी किसी को मुझ पर जरा सा भी शक हो। उस रात मैंने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मन ही मन में बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। फिर मैं सब घर वालों की सोने का इंतजार करने लगी। ऐसे में रात के 10 बजे के आसपास जब सब घर वाले सो गए थे, वैसे भी गांव में अधिकतर लोग जल्दी सो जाया करते हैं, अब मैं घर से बाहर निकली तो घर का दरवाजा तो लॉक था। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से जाऊं। तभी मैं छत पर आ गई और जो पीछे की तरफ पाइप था उससे उतरने के बारे में सोचने लगी, परंतु मुझे घबराहट हो रही थी कि कहीं गिर ना जाऊं। इसलिए घर की छत की रेलिंग से मैंने एक रस्सी बांधी और उसे रस्सी को अपनी कमर में बंधा, ताकि अगर पाइप मेरे हाथ से छूट भी जाए तो मैं नीचे ना गिर पाऊं, और फिर उसकी मदद से मैं नीचे उतरने लगी। वैसे इन सब के बारे में सोचने में भी मुझे पहले बहुत डर लगता था, लेकिन शेखर के पास जाने की और घर से निकलने की इतनी ज्यादा जल्दी थी और साथ में घबराहट थी कि किसी को कुछ न पता चले। इसीलिए मैं जल्दी से वहां से उतरकर भागते हुए उस तालाब की तरफ जाने लगी। एक बार मन में आया कि अपने घर वालों के साथ ये सब कुछ करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर शेखर के बारे में सोचकर मैं भागते हुए सबसे छुपकर तालाब की तरफ चली गई, जहां शेखर ने आने के लिए मुझे बोला था। शेखर वहां पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं वहां पर पहुंची तो एक दूसरे को देखकर हम अपने आंसू न रोक पाए और रोने लग गए। तभी शेखर का दोस्त महेश वहां पर आया और शेखर की तरफ देखते हुए बोला, सब कुछ तैयार है, जल्दी से जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता चले। ये सुनकर अब शेखर ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग खेतों के बीच से भागते हुए चल दिए। उस वक्त दोनों को बहुत घबराहट हो रही थी कि किसी को हमारे बारे में कुछ पता न चल जाए। भागते हुए हम जो थोड़ी आगे सड़क थी ना वहां पर आ गए थे, जहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। महेश ने ही ये गाड़ी हम दोनों के लिए शहर से मंगवाई थी, क्योंकि गांव का कोई भी व्यक्ति हमारे भागने की खबर सुनकर अपनी गाड़ी से हमें पहुंचाना तो दूर की बात, हमारे घर वालों तक बात पहुंचा देता था। वैसे इन सब में हमारी मदद महेश कर रहा था। उस गाड़ी में बैठकर हम वहां से जाने के लिए निकल गए। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, साथ में रो रही थी, क्योंकि अपने घर वालों से बिछड़ने की तकलीफ मुझे बहुत हो रही थी। और शेखर मुझे तसल्ली देते जा रहा था कि एक दिन उनके घर वाले उनके प्यार को अपना लेंगे, भरोसा रखो। फिर हम लोग रेलवे स्टेशन पर आए और जो भी पहली ट्रेन हमें मिली हम उसी में बैठ गए, बिना ये सोचे समझे कि ये ट्रेन कहां पर जाएगी। जब हम ट्रेन में बैठकर वहां से रवाना हो गए तो हमें थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद अब हमें कोई ना पकड़ पाएगा। हम दोनों ट्रेन में बैठे हुए ही सो गए थे। फिर जैसे ही सुबह हुई तो उस ट्रेन ने हमें आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ले जाकर छोड़ दिया था। हम दोनों अगर चाहते तो वहां पर रुक सकते थे, लेकिन हमें पता था कि हमारे घर वाले इतनी शांति से बैठने वाले नहीं हैं। वे लोग पागलों की तरह हमें ढूंढेंगे और हो सकता है कि गुस्से में हमारी जान के दुश्मन भी बन जाएं, क्योंकि वैसे भी हमारे घर वालों की आपस में बनती नहीं थी। एक तरह से दोनों परिवारों में दुश्मनी थी। ऐसे में शेखर को डर था कि उनके घर वाले कहीं मुझे न मार दें, और मुझे डर था कि मेरे घर वाले कहीं शेखर को कोई तकलीफ न पहुंचा दें। इसलिए हम दोनों वहां से हाथ पकड़कर चलते हुए आगे जा रहे थे। सोच रहे थे कि किधर जाएं, यहीं पर रहें या कहीं और जाएं। तभी एक बस में हम बैठ गए तो उस बस ने हमें आंध्र के ही एक गांव में छोड़ दिया, जिसका नाम था पाखी खेड़ा गांव। ये एक कस्बा टाइप का गांव था, हरा भरा, पहाड़ों से घिरा हुआ, काफी खूबसूरत गांव था। वहां जाकर हमने रहने के लिए कोई कमरा तलाश करने की कोशिश की। वैसे मैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई थी, लेकिन शेखर ने कुछ रुपए पैसे अपने साथ लेकर आए थे, जिससे नए शहर में नई जगह पर नई जिंदगी की शुरुआत करने में कोई दिक्कत ना आए। ऐसे में फिर एक छोटा सा मकान हमें किराए पर मिल गया। उसका मकान मालिक पास की ही दूसरी कॉलोनी में रहता था। वहां मकान हमने किराए पर रह लिया और अगले दिन ही मंदिर में शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। काम ढूंढने पर शेखर को वहीं एक परचून की दुकान पर काम मिल गया था। सैलरी कम थी, लेकिन हमारा गुजारा ठीक तरीके से हो जाए इतनी थी। मैं घर पर भी रहती थी और शेखर सुबह अपने काम पर चला जाता था।
इसी तरह हमारी जिंदगी अब धीरे धीरे ठीक तरीके से गुजरने लगी थी, पर हमेशा ये डर रहता था कि कहीं हमारे घर वाले यहां तक न पहुंच जाएं। परंतु अब हमें एक बात की तसल्ली थी कि हम दोनों ने शादी कर ली है। साथ में ही हमने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी, क्योंकि अपने जो कागजात थे वे मैंने पहले ही जया को देकर भेज दिए थे। इसीलिए ये तो सोच लिया था कि अब मौत ही हम दोनों को अलग कर पाएगी। अभी हमें आए हुए 1 महीना ही हुआ था कि एक दिन शेखर बोला कि चलो गांव घूम के आते हैं। उस दिन उसकी दुकान का जो मालिक था वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और ऐसे में उसे दुकान भी बंद करनी पड़ी थी, तो शेखर की छुट्टी थी। इसलिए फिर खाना खाने के बाद हम दोनों गांव घूमने के लिए निकल गए और गांव घूमते घूमते हम एक पहाड़ की तरफ चले गए थे। वहां पर जाकर शेखर मेरी तरफ देखते हुए बोला कि इस पहाड़ के बारे में लोग कहते हैं कि अगर यहां से खड़े होकर किसी को आवाज लगाई जाए तो वो आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग एक साथ में बोल रहे हों। ये सुनकर मैं खुश हो गई और बोली, सच में? तो शेखर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। अब मैं उस पहाड़ पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगी। तभी मैं कुछ सोचने लगी और फिर उस पहाड़ पर खड़े होकर आवाज लगाने लगी। जैसे ही मैंने आवाज लगाई तो मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज सामने की पहाड़ियों से टकराकर चारों तरफ गूंजने लगी। अब मैं बहुत खुश हो गई और फिर से शेखर की तरफ देखकर फिर बोली, मुझे अपने प्यार का इजहार सारी दुनिया को बताना है। ये कहकर मैं फिर से आवाज लगाते हुए बोली, शेखर तुम सिर्फ मेरे हो। आई लव यू शेखर। जैसे ही मैंने ये कहा तो जैसे तेज तेज हवा चलने लगी थी और जो मैंने बोला ऐसा लगा कि अब कुछ अजीब सी डरावनी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी थी। यह सुनकर मुझे घबराहट सी हुई तो शेखर बोला, क्या हुआ? तो मैं बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। तो शेखर हंसते हुए बोला, घबराओ मत, कुछ नहीं है। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि मैं उस पहाड़ से नीचे गिरते गिरते बची। वो तो शेखर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना मैं फिसलकर शायद नीचे ही गिर जाती। अब हम दोनों बहुत घबरा गए थे। अब शेखर मेरी तरफ देखते हुए बोला, चलो वापस चलते हैं। ये कहकर हम वापस आने ही वाले थे कि ऐसा लगा जैसे कोई औरत हमारे पीछे चल रही है। उसके पायल के बजने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अब मैंने हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। फिर सोचा शायद मन का भ्रम है, तेज हवा चल रही है तो ऐसा ही लग रहा है। ये सोचकर थोड़ा आगे चलने लगी तो फिर से वही पायल बजने की आवाज आई। अब तो मैं घबरा गई थी, चारों तरफ देखने लगी परंतु कुछ भी नजर ना आया। तभी मेरी तरफ देखते हुए शेखर बोला, क्या हुआ? तो मैं बोली, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। अभी हम थोड़े आगे ही बढ़े थे कि अचानक एक तेज हवा का झोंका हमारी तरफ आया तो शेखर अपने आप ही रुक गया। अब मैं उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ शेखर, तुम रुक क्यों गए? चलो ना। तभी शेखर ने मेरी तरफ देखा और जैसे अचानक उसके शरीर को कोई बिजली का झटका लगा हो। ये देखकर मैं घबरा गई और उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ शेखर? अब शेखर मेरी तरफ देखने लगा परंतु बोला, कुछ नहीं। चारों तरफ अब बिजली कड़कने लगी थी और ऐसा लगने लगा था जैसे पहाड़ के नीचे से कोई भयानक आवाज हमें सुनाई दे रही है, जो हमें अपने पास बुला रही है। ये सुनकर अब मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और शेखर का हाथ पकड़कर बोली, चलो यहां से। ये कहकर मैं जल्दी जल्दी वहां से आने लगी। शेखर मेरे पीछे पीछे एक पुतले की तरह चल रहा था। उस वक्त अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत जल्दी में मेरे कान में कुछ कहकर चला गया है, लेकिन क्या कहा है मुझे समझ में नहीं आया और ना मुझे कुछ दिखाई दिया। ये देखकर मैं डर गई और शेखर के साथ जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ आ गई। अब हम दोनों घर लौट कर आ गए थे। मैंने जैसे ही हमारे घर का दरवाजा खोला तो मुझे तेज तेज हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाज बड़ी ही भयानक थी कि एक पल के लिए मैं घबरा गई और चारों तरफ देखने लगी, परंतु मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में सोचने लगी कि पास के ही मकान में हो सकता है। टीवी चलने की वजह से टीवी की कोई आवाज आ रही है, इसलिए इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं शेखर को लेकर अंदर आई, परंतु शेखर ना कुछ बोल रहा था ना कुछ कह रहा था, बस गर्दन नीचे किए हुए खड़ा था। अब मैं उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ शेखर, कुछ तो बोलो। परंतु उसने कुछ नहीं कहा और फिर अचानक उसने घूरकर मेरी तरफ देखा। ये देखकर एक पल के लिए मैं डर गई थी
क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। तभी वो रसोई में जितना भी कच्चा पक्का सामान रखा हुआ था सबको खाने लगा। उसका इस तरह का अजीब व्यवहार देखकर मैं घबराते हुए कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शेखर को हुआ क्या है। जब रसोई में सब कुछ उसने खा लिया, कुछ फैला दिया, तो मेरी तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाने को दो। उस वक्त उसकी आवाज बड़ी ही डरावनी थी। अब मेरी नजर उसकी आंखों पर गई, जिसकी पुतली बिल्कुल सफेद थी। अब तो मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही शेखर मेरे पास आया और गुस्से में बोला, सुनाई नहीं दिया? और खाना कहाँ है? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। परंतु घबराहट की वजह से मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मुझे इस तरह चुप देखकर शेखर ने गुस्से में मुझे धक्का दिया, जिसकी वजह से मैं गिरते गिरते बची और वो गुस्से में ऊपर छत पर चला गया। उसका इस तरह का व्यवहार देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि आज पहली बार शेखर ने मुझसे इस तरह बात की थी। फिर मैंने अच्छे से रसोई की सफाई की और सोचा शायद शेखर किसी बात को लेकर गुस्सा होगा, मुझसे नाराज होगा। इसलिए उससे बात करने के लिए मैं ऊपर छत पर चली गई तो मैंने देखा कि वो छज्जे की तरफ बैठा हुआ था। ये देखकर मैंने कहा, शेखर यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए उसे आवाज लगाई, लेकिन उसने मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। अब मैं पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, शेखर। तो अचानक उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद लग रही थी। चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो मेरी तरफ देखकर तेलुगु में बोला, जाओ यहां से। यह सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि तमिल और तेलुगु वैसे तो सेम सी भाषा लगती हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ा अंतर होता है। परंतु सोचा शायद ऐसे ही बोला होगा, इसलिए मैं फिर हिम्मत करके बोली, चलो मेरे साथ। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं कुछ और बना दूंगी। ये कहकर उसका हाथ पकड़ा था कि उसने गुस्से में मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं नीचे गिर गई। तभी वो गुस्से में मेरी तरफ घूर कर देखने लगा और कहा, दूर रहो, जाओ यहां से। अब मैंने घबराते हुए उसकी तरफ देखा और नीचे आ गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं रोते जा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। कहीं शेखर की तबीयत तो खराब नहीं है? रात हो चुकी थी। मैं अपनी कमरे में बैठी रोते जा रही थी। शेखर की भी चिंता हो रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब रात के लगभग 10 बजे तक शेखर ऊपर छत पर से नहीं आया तो हिम्मत करके मैं वापस गई। मैंने देखा कि वो छत पर ही सोया हुआ था। अब मैंने उसे जगाने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाया तो देखा कि उसे बहुत तेज बुखार था। वो बुखार में तप रहा था। ये देखकर मैं घबरा गई और उसे जगाते हुए बोली, शेखर, शेखर। परंतु जैसे उसे तो होश नहीं था। अब मैं रोते हुए बोली, शेखर। काफी जागने पर उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। तो मैंने उसे सहारा देकर खड़ा किया और उसे नीचे लेकर आई। कमरे में उसे लिटाया, उसके सिर पर पानी की पट्टी रखने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी शेखर को इतना तेज बुखार कैसे आ गया। उसकी मुझे चिंता सता रही थी। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी पड़ोस में एक अम्मा के बारे में सोचा, जो अकेले रहती थी और मुझे अच्छे से बातें भी करती थी। उसके पास में गई और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। मुझे उस वक्त आई देखकर वो खुद भी हैरान रह गई। फिर मैंने उसे सारी बात बताई तो उन्होंने ही कॉल करके एक डॉक्टर को घर पर बुलाया, जिसने कुछ दवाइयां दी और चला गया। फिर अम्मा भी अपने घर पर चली गई। मैं शेखर के सिर पर पट्टी रखते जा रही थी और फिर जबरदस्ती उसे थोड़ा सा कुछ खिलाया और दवाई दे दी, लेकिन उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये सोचकर मैं भी घबराई हुई थी। सारी रात में ठीक से सो नहीं सकी। उसके सिर की पट्टी बदलती रही और धीरे धीरे सुबह उसका बुखार थोड़ा कम हुआ। तब जाकर उसने आंखें खोली तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मुझे इतना ज्यादा घबराई और परेशान देखकर वो हैरानी से बोला, क्या हुआ? ये कहते हुए वो मेरी तरफ देखने लगा और बोला, हम लोग पहाड़ से कब आए थे? उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं बोली, आप तो। परंतु उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे इस तरह परेशान देखकर मैं बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप आराम कीजिए। ये कहकर मैंने उसे लिटा दिया। परंतु उसकी बातें मुझे हैरान कर रही थीं कि क्या सच में उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया है। फिर मैंने खाना बनाया, अपने हाथों से थोड़ा बहुत उसे खाना खिलाया। सारा दिन वो गुमसुम सा रहा। मैंने काफी पूछा
कि कोई टेंशन है क्या, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात को खाना खिलाकर दवाई देकर मैंने उसे सुला दिया था, लेकिन टेंशन में मुझे नींद नहीं आई थी। कुछ ही देर में गोली के असर से उसे तो गहरी नींद आ गई थी। तभी रात के लगभग 10 बजे के आसपास उसने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखों की पुतली वैसे ही सफेद नजर आने लगी और वो गुस्से में उठकर जाने लगा। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। शेखर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे धक्का देकर चल दिया। उसे इस तरह जाते देखकर मैं भी परेशान हो गई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो इतनी तेजी से चल रहा था कि मैं भागते हुए भी उसका पास नहीं पहुंच पा रही थी। उसके चलने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। वो सीधे ही उस पहाड़ की तरफ चला गया। मैं भी भागते हुए ये कहते हुए, शेखर रुको, कहाँ जा रहे हो, उसके पीछे पीछे चली गई। उस पहाड़ी पर जाकर वो एक बड़ी सी शिला पर जाकर वो बैठ गया और नीचे की तरफ जो खाई ही थी ना उस तरफ देखने लगा। ये देखकर मैं खुद भी परेशान हो गई कि शेखर इस समय पहाड़ी पर क्यों आया है। शेखर एकटक उस तरफ देखते ही जा रहा था। तभी अचानक वहां तेज तेज पायल के बजने की आवाज आने लगी, जैसे कोई आसपास में भाग रहा है। ये देखकर घबराते हुए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत रो रही है। मैंने जैसे ही जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ देखा तो एक औरत जिसकी पीठ मेरी तरफ थी वो रोती जा रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि रात के इस वक्त कौन औरत हो सकती है। वो औरत तेज आवाज में रोती जा रही थी। तो फिर हिम्मत करके मैं उसके पास गई और बोली, सुनिए, आप कौन हैं और यहां इस वक्त क्या कर रही हैं? ये कहते हुए मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा तो उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसका भयानक चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा डरावना था। आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा बिल्कुल काला था। वो अब भयानक आवाज में चिल्लाते हुए बोली, दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहां से। ये सुनकर मैं डर की वजह से कांपने लगी। तभी घबराते हुए मैंने शेखर की तरफ देखा, जो पत्थर की शिला पर बैठा हुआ बस उस खाई की तरफ देखते जा रहा था। ये देखकर मैंने फिर से उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत अब मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अचानक वो औरत कहाँ चली गई, ये देखकर मैं हैरान थी। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी, परंतु वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं है, ये सोचकर मैं डर रही थी। अब मैं भागते हुए शेखर के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, शेखर चलो यहां से, यहां क्यों आए हो, चलो यहां से। परंतु वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। तभी अचानक भयानक सी आवाज मुझे सुनाई दी, जिसे शेखर ही बोल रहा था, दूर रहो वरना जान से जाओगी। यह आवाज शेखर की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी और औरत की मिली जुली आवाज है। मुझे याद आया कि कुछ देर पहले जो औरत मुझे मिली थी उसकी भी बिल्कुल यही आवाज थी। अब तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी शेखर उठकर जाने लगा तो मैं बोली, शेखर कहाँ जा रहे हो? तभी चारों तरफ मुझे हंसने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई भयानक हंसी हंस रहा हो। यह सुनकर मैं घबराते जा रही थी। शेखर की भी बहुत चिंता हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी शेखर अचानक पहाड़ के नीचे की तरफ खाई में कूदने को ही हुआ था कि मैंने भागकर घबराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये क्या कर रहे हो? ये सुनकर उसने घूर कर मेरी तरफ देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि अचानक उसके चेहरे में मुझे उसी डरावनी औरत का चेहरा नजर आया। अब वो भयानक आवाज में बोला, ये सिर्फ मेरा है और मेरे साथ ही रहेगा। ये कहते हुए अजीब तरह से वो चिल्लाने लगा। वो फिर पहाड़ से कूदने को ही हुआ तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक उसने मुझे धक्का देने के लिए अपना हाथ मुझे मारा ही था कि मेरे गले में जो देवी माँ का लॉकेट था उस पर हाथ पड़ते ही शेखर को जैसे बिजली का झटका लगा। उसके मुंह से एक भयानक सी चीख निकली और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे बड़ी मुश्किल से सहारा देकर वहीं एक बड़ी सी शिला के पास लेकर आई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। तभी गुस्से में भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज चारों तरफ सुनाई देने लगी। मैं घबराते हुए चारों तरफ देख रही थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मैं रो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी शेखर को कुछ देर बाद होश आया तो वो हैरानी से चारों तरफ देखते हुए बोला,
हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बोली, आप यहाँ आए थे। परंतु उसे कुछ भी याद नहीं था। वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो यहां से। ये कहकर मुझे लेकर वापस घर पर आ गया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। ये तो समझ में आ गया था कि शेखर की तबीयत खराब नहीं है, जरूर कोई बुरी आत्मा का साया उसके ऊपर पड़ा है, तभी वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। ये सब कुछ ही मुझे डराने के लिए काफी था। अब तो मुझे शेखर के साथ रहने में भी डर लगने लगा था, क्योंकि मुझे पता था कि शेखर के अंदर अगर कोई बुरी आत्मा आ जाएगी तो शेखर के साथ मुझे भी तकलीफ पहुंचाएगी। फिर मैंने शेखर को दवाई देकर सोने के लिए बोल दिया। वो बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि हम लोग इधर कैसे चले गए, मुझे हो क्या रहा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान भी था, लेकिन दवाइयों के असर से उसे फिर थोड़ी देर में नींद आ गई थी। परंतु घबराहट की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी, बस इधर उधर करवट बदल रही थी। तभी मुझे अपने कमरे में चारों तरफ रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वही औरत जो पहाड़ी पर मुझे मिली थी वो खड़ी हुई थी। उसे देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। और वैसे भी कमरे का दरवाजा मैंने अंदर से लॉक किया था, तो फिर ये अंदर कैसे आ गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो हमारी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी। शेखर को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जाग नहीं रहा था। अचानक वो औरत हमारे बिस्तर के पास आकर न जाने कहां गायब हो गई। अब घबराते हुए मैं अपने चारों तरफ देखने लगी, परंतु मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अब तो मैं यही सोच रही थी कि बस ये रात कैसे भी गुजर जाए, शायद सुबह में कुछ कर पाऊं। तभी ये सोचते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। घबराहट तो बहुत ज्यादा हो रही थी, परंतु फिर भी मैं सोने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में मुझे नींद भी आ गई थी। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने पास में देखा तो वहां शेखर को न देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तभी मुझे अपने ऊपर से कुछ एहसास हुआ। मैंने ऊपर देखा तो ऊपर का नजारा देखकर मेरी तो सांसें ही गले में अटक गई थी, क्योंकि शेखर मेरे ऊपर हवा में लहरा रहा था। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। तभी मुझे देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी काफी ज्यादा भयानक हो गई। देखते ही देखते उसका चेहरा पूरी तरह काला हो गया था और उसके दांत भी काफी ज्यादा लंबे हो गए थे और वो जोर जोर से हंसते जा रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। अपनी जगह से घबराहट की वजह से उठ भी नहीं पा रही थी। तभी उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो उसके हाथ जानवरों की तरह हो गए थे। अब तो मैं थर थर कांपने लगी थी। तभी अचानक मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो घबराते हुए मैंने उस तरफ देखा तो शेखर आ रहा था। यह देखकर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अब मैंने घबराते हुए हड़बड़ाते हुए अपने ऊपर देखा तो अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शेखर को आते देखकर मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही मुझे घबराते देखकर वो मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? परंतु घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मैंने जो देखा था वो मेरे साथ छलावा था या अब मेरे साथ छलावा हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। तो शेखर मेरे पास बैठकर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, बताओ क्या बात है? परंतु मैं डर की वजह से कुछ नहीं बोल रही थी। तो मुझे चुप देखकर शेखर बोला, अच्छा कोई डरावना सपना देख लिया होगा। यह सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, आप कहाँ थे? तो वो बोला, कुछ नहीं, टॉयलेट करने के लिए गया था। वैसे हमारा जो टॉयलेट और वॉशरूम था वो बाहर की साइड बरामदे में था। यह सुनकर मैं कुछ नहीं बोली तो शेखर ने मुझे सोने के लिए लिटा दिया, लेकिन मैं घबराते हुए आंखें भी बंद नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक मुझे वही औरत अपने कमरे में से बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जिसने दरवाजे पर से मुड़कर मेरी तरफ देखा, जो अजीब तरह से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके जाते ही कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद होकर अंदर से लॉक हो गया। यह सब कुछ मुझे काफी डरा रहा था। शेखर मेरे बगल में आकर लेट गया। उसे देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में शेखर तो सो गया था। अभी मैं आंखें बंद करके लेटी थी कि मेरे कानों में फिर से वही डरावनी आवाज गूंजी, कहा था ना कि दूर रहना वरना जान ले लूंगी। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे ये तो समझ में आ गया था कि वो आत्मा मुझे डराने की
और शेखर से दूर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। ये सोचते हुए घबराते हुए मैं बिस्तर पर बैठ गई। अब घबराते हुए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस रात इतना ज्यादा डर लग रहा था कि एक एक पल भी गुजारना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई थी और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी सपने में दिखाई नहीं दिया। फिर सुबह होने पर शेखर की तबीयत यानी उसका बुखार अब पहले की बजाय ठीक था और वो अब हमेशा की तरह नॉर्मल व्यवहार कर रहा था। तभी उसने कहा कि वो आज अपने काम पर जाएगा, तो मैंने उसकी तबीयत को देखते हुए मना किया। परंतु वो बोला कि अगर वो ऐसे ही काम से छुट्टी लेगा तो फिर उसकी नौकरी चली जाएगी और इस छोटे से कस्बे में नौकरी तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। ये सुनकर मैं भी उसे नहीं रोक सकी। फिर नाश्ता करके और अपना टिफिन लेकर शेखर चला गया था। अब मैं घर में अकेली थी। मुझे घर में रहते हुए भी डर लग रहा था। अब मैं ये सोचकर बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं जो इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। उस इलाके के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानती थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना कोई ऐसा था जिसके पास जाकर बातें कर सकूं। किसी की हेल्प लेते हुए भी डर लग रहा था। तभी अचानक घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई कि कौन हो सकता है। तभी एक आवाज सुनाई दी, तो वो पास की ही अम्मा की थी। अब मैंने दरवाजा खोला तो वो अम्मा मेरे पास आई और मुझे घबराए देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? ये कहते हुए शेखर के बारे में भी पूछा कि उसका बुखार ठीक हुआ या नहीं। तो मैंने धीरे से कहा, परंतु मुझे परेशान देखकर मेरे पास बैठकर वो बोली, मुझे पता है तुम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, बताओ क्या बात है। अब मैंने भी कुछ छुपाना ठीक नहीं समझा कि शेखर के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इस अनजान जगह पर और कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे हम बात कर सके, अपने दिल की बात बता सके। इसलिए उन बूढ़ी अम्मा से मेरा अच्छा लगाव भी हो गया था और वो बेचारी भी अकेली थी, तो मुझसे बातें करने के लिए चली आया करती थी। मैंने अब उन्हें उस दिन पहाड़ पर घूमने जाने से लेकर अब तक की सारी बातें बताईं, तो मेरी बातें सुनकर वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। अब मैं रोते हुए बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शेखर को क्या हो गया है। इस अनजान जगह पर शेखर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। क्या करूं, क्या नहीं? तभी वो बूढ़ी अम्मा मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा तुम्हारे पति पर बुरी आत्मा का साया है और जो ये सब कुछ हो रहा है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि वो जल्दी ही उसे अपने साथ लेकर चली जाएगी। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और रोते हुए बोली, अम्मा ऐसा ना बोलो। तभी अम्मा बोली, मैं जानती हूं बेटा कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। यहां तुम अकेले घबरा जाओगी। ऐसा करो, तुम अपने घर परिवार में इस बारे में बता दो, शायद वो लोग कुछ कर पाएं। इस तरह इतनी बड़ी बात अकेले छुपा लेना ठीक नहीं है बेटा, कल कुछ अनहोनी हो जाए। इससे अच्छा तो ये है कि अपने घर वालों को बता दिया जाए, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने घर परिवार को बता दो बेटा। ये सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि अब मैं कैसे बताती कि हम दोनों ने तो भागकर शादी की है। मुझे चुप देखकर अम्मा मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैं धीरे से बोली, हमारा कोई भी नहीं है, हम दोनों ही हैं। ये सुनकर वो अम्मा बोली, अनाथ हो क्या तुम दोनों? ये सुनकर तो मैंने कोई जवाब ना दे पाई। मुझे परेशान देखकर बूढ़ी अम्मा बोली, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैं रोते हुए बोली, कैसे ठीक होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। वो बूढ़ी अम्मा कुछ सोचते हुए बोली, बेटा मैं एक ऐसे ही इंसान को जानती हूं जो इन सब से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि किसी भी बुरी शक्ति से छुटकारा दिलाना हर आम इंसान का काम नहीं होता। इसके लिए किसी पंडित, तांत्रिक या ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जिसे कुछ सिद्धियां हासिल हो, जिससे वो हमेशा के लिए इन सब से छुटकारा दिला दे। ऐसा ही एक व्यक्ति पास के ही गांव में रहता है, उसे मैं जानती हूं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे ही किसी रिश्तेदार के यहाँ उनके भी कोई बुरी आत्मा का साया था, तो वो वहां पर गए हुए थे। ये सुनकर मैंने अम्मा की तरफ देखा तो वो प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोली, घबरा मत, मैं हूं ना, बस तू एक काम करना, अपने पति को आज शाम को ही अपने साथ लेकर पास के गांव में मेरे साथ चलना, तो जो भी बुरी शक्ति है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि ये बुरी शक्ति आखिर इसके साथ आई क्यों है। ये कहते हुए उसने मुझे तसल्ली दी, मुझे समझाने लगी, मुझसे बात करने लगी।
उनसे बात करके मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये तो मुझे भी पता था कि शेखर के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। अब मैं दिन गुजरने का इंतजार करने लगी। शाम को जब शेखर घर पर आया तो मैंने उससे कहा कि हम लोगों को पास के ही गांव चलना है। ये सुनकर वो बोला, लेकिन क्यों? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोली, बस ऐसे ही चलना है और अभी इसी वक्त चलना है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। ये सुनकर शेखर हैरानी से बोला, लेकिन कोई काम भी तो होगा। हम वैसे भी इसी इलाके में अनजान हैं और पास के गांव जाकर क्या करेंगे? बताओ क्या काम है? वैसे शेखर के साथ जो कुछ हो रहा था उस बात की उसे घबराहट भी थी और पता भी था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन मैं बस उसे ये कह देती थी कि उसकी तबीयत खराब है, जबकि बहुत सारी बातें उसे हैरान और परेशान कर रही थी। परंतु इस वक्त उसे कुछ भी बताना या समझना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि पता भी तो नहीं था कब वो बुरी शक्ति उस पर हावी हो जाए और उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच ले। अब मुझे परेशान देखकर शेखर बोला, क्या हुआ? पास के गांव क्यों चलना है? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, अरे क्या है ना, वो बूढ़ी अम्मा है ना हमारे पड़ोस में। अब उनके बेटे तो यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें जाना है। उनको वहां किसी से कोई काम है, गाड़ी लेकर जा रही हैं। कह रही हैं कि रात के वक्त अकेले जाते हुए डर लगता है, तो हमें ले जाना चाहती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि बेचारी यहाँ पर हमारी इतनी हेल्प करती है। उस दिन आपको बुखार हुआ था तो आधी रात के वक्त डॉक्टर को उन्होंने ही बुलाया था, इसलिए मैं भी मना नहीं कर सकी। तो क्यों ना हम उनके साथ चले? ये सुनकर शेखर कुछ बोलता उससे पहले ही मैं बोली, मना कीजिए वरना अम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। चलो चलते हैं ना, सुबह तक वापस लौट भी आएंगे। मैं जानती हूं कि आप थके हुए आए हैं, लेकिन गाड़ी में सो लेना। ये सुनकर फिर शेखर बोला, ठीक है। उसके बाद मैंने उस बूढ़ी अम्मा को जाकर सारी बातें बता दी। उन्होंने अपने ही एक जानकार से अपनी गाड़ी लेकर आने के लिए कहा और कुछ ही देर में वो गाड़ी लेकर आ गया। अब मैं शेखर के पास आकर बोली, चलो चलते हैं। अब हम दोनों घर से निकले ही थे कि अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये महसूस होते ही मैंने घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ देखा, लेकिन हमेशा की तरह कुछ भी नजर नहीं आया। अब मैंने शेखर का हाथ पकड़ा और जल्दी से सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी के पास में गई। अब हम लोग गाड़ी में बैठते उससे पहले ही शेखर के शरीर में फिर से एक झटका सा लगा, जैसे कोई बिजली का झटका हो। यह देखकर मैं घबरा गई और बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा। फिर मैं कुछ बोलती उससे पहले ही शेखर का चेहरा अजीब सा हो गया, आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी। वो गुस्से में तेरी तरफ देखकर भयानक आवाज में बोला, कहीं नहीं जाना मुझे। ये सुनकर मैं बोली, शेखर। तो वो गुस्से में बोला, सुनाई नहीं दिया, कहीं नहीं जाना मुझे। ये कहकर अंदर चला गया तो मैं बूढ़ी अम्मा के साथ उसके पीछे भागते हुए अंदर चली गई। अब मैं बोली, शेखर मेरी बात तो सुनो। ये कहना था कि उसने गुस्से में घूर कर मेरी तरफ देखा और अपने हाथ बढ़ाकर मेरे बाल पकड़कर मुझे हवा में लहरा दिया। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी। ये देखकर बूढ़ी अम्मा का कलेजा भी मुंह को आ गया। वो घबराते हुए शेखर से मुझे छोड़ने कहने लगी तो शेखर ने गुस्से में मुझे एक तरफ फेंक दिया और फिर वही एक चेयर थी, उस पर बैठकर अजीब तरह की आवाज निकालने लगा। ये देखकर मैं और बूढ़ी अम्मा दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी उसने गुस्से में उस चेयर को इस तरह फेंका कि उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर चारों तरफ बिखर गए। ये देखकर अब तो मैं और बूढ़ी अम्मा दोनों बहुत ज्यादा डर गए। तभी शेखर अजीब तरीके से आवाज करते हुए हमारी तरफ बढ़ा, तो ये देखकर मैंने बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ कमरे का दरवाजा बंद किया और बूढ़ी अम्मा के घर भागते हुए चले गए। उस वक्त हम दोनों बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। वहीं बार बार दरवाजा खटखटाने की और शेखर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब मैं घबराते हुए रो रही थी। तभी बूढ़ी अम्मा मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा तुम्हारे पति पर तो बहुत ही बुरी शक्ति का साया है, लेकिन तुम घबराओ मत, हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं रोते हुए बोली, क्या करेंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही बूढ़ी अम्मा मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन हम दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। तभी मेरे दिलो दिमाग में एक बात आई और मैं वहां से जाने लगी तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा उसके ऊपर बुरी शक्ति का साया है, तुम्हारी जान ले लेगा, तुम कहीं मत जाओ। ये सुनकर मैं बोली, नहीं अम्मा, मैं शेखर को अकेला नहीं छोड़ सकती और मुझे पता है कि उस बुरी शक्ति से
अब मुझे कैसे लड़ना है। ये कहकर मैं वहां से चली गई। जब अपने घर पर पहुंची तो कमरे से लगातार चिल्लाने की, दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब ये सुनकर थोड़ी घबराहट मुझे भी हुई। फिर हिम्मत करके मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो शेखर गुस्से में मेरी तरफ झपटने ही वाला था कि मैंने जो देवी मां का लॉकेट अपने गले में पहना था वो अपने हाथ में लेकर उसके आगे कर दिया। जैसे ही वो लॉकेट आगे किया तो शेखर के शरीर में जैसे आग लग गई। वो पीछे की तरफ तड़पते हुए हटने लगा और भयानक आवाज में मुझे दूर रहने के लिए कहने लगा, लेकिन मैं उसकी तरफ बढ़ने ही लगी। अब शेखर के गले में लॉकेट पहनाने के लिए मैंने जैसे ही हाथ उसकी तरफ किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और भयानक आवाज करते हुए मुझे एक तरफ धक्का दे दिया, जिससे वो लॉकेट मेरे हाथ से छूटकर दूसरी तरफ गिर गया। अब ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। वो मेरी गुस्से में तरफ बढ़ा और मेरा गला पकड़ लिया। अब ये देखकर मैं कुछ बोलती कि उसने मेरा गला दबा दिया और मुझे ऊपर हवा में लहराने लगा, जिसकी वजह से मेरी सांस उखड़ने ही लगी थी। ये देखकर घबराहट की वजह से मैं तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तभी शेखर गुस्से में मेरी तरफ चिल्लाते हुए भयानक आवाज में बोला, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी। बोला था ना शेखर, सिर्फ मेरा है, तुम उससे दूर रहना। तो फिर दूर क्यों नहीं रही? ये कहते हुए भयानक रूप से चिल्लाने लगा। तभी बूढ़ी अम्मा वहां आ गई और घबराते हुए शेखर से मुझे छोड़ने के लिए कहने लगी। तो उसने बूढ़ी अम्मा की तरफ गुस्से में देखा और मुझे नीचे पटक दिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी चोट भी लग गई थी। फिर वो गुस्से में बूढ़ी अम्मा की तरफ जाने लगा तो उसे बूढ़ी अम्मा की तरफ बढ़ते देखकर मैं घबरा गई। साथ में बूढ़ी अम्मा भी घबरा रही थी, क्योंकि इस वक्त शेखर के शरीर में वो बुरी आत्मा थी जो कुछ भी कर सकती थी। अब मैं जल्दी से वो लॉकेट उठाया और पीछे से शेखर के गले में पहना दिया। जैसे ही मैंने शेखर के गले में वो लॉकेट पहनाया तो शेखर बुरी तरह से तड़पने लगा, जैसे उसकी पूरे शरीर में आग लग गई हो, और तड़पते हुए वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। ये देखकर मैं बूढ़ी अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, अम्मा अब चलते हैं। वहीं अम्मा ने फिर ड्राइवर को वहीं पर बुलाया और हम लोगों ने उठाकर शेखर को गाड़ी में लिटा दिया। फिर गाड़ी में बैठकर हम लोग उस गांव जाने के लिए रवाना हो गए। तभी मुझे गाड़ी में अपने कानों में वही भयानक आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज मेरे कानों में जोर जोर से गूंज रही है। बार बार वही आवाज आ रही थी, जिंदा नहीं बचोगे तुम तो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे, मुझसे दूर नहीं ले जा सकती, नहीं ले जा सकती। ये कहते हुए वो आवाज गूंज रही थी। मैंने शेखर की तरफ देखा जो अभी तक बेहोश था। अब मैं थर थर कांप रही थी कि पता नहीं क्या होगा। बूढ़ी अम्मा भी घबरा रही थी, परंतु मुझे तसल्ली दे रही थी। लगभग आधा घंटे के सफर के बाद हम एक गांव में पहुंच गए थे। रात का अंधेरा हो चुका था। तभी बूढ़ी अम्मा एक घर के पास मुझे लेकर गई। हम लोग वहां पर गए। शेखर उस वक्त गाड़ी में ही सोया हुआ था। तभी जैसे ही ड्राइवर और हम लोग शेखर को उतारने के लिए आगे बढ़े तो ड्राइवर के पेट में जैसे जोरों से दर्द हुआ। वो जमीन पर बैठकर तड़पने लगा। ये देखकर हम बोले, क्या हुआ? तो वो बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वापस गाड़ी में बैठ गया था। उसकी हालत हम भी देख रहे थे। अब बूढ़ी अम्मा और मैं तो शेखर को उठा नहीं सकते थे। उस वक्त शेखर बेहोशी की हालत में था। तो ऐसे में सोचा कि जो व्यक्ति शेखर का इलाज करेगा एक बाहर उनसे मिलकर देख ले। ये सोचते हुए मैंने और बूढ़ी अम्मा ने उस ड्राइवर को शेखर का ध्यान रखने की बोलकर हम जल्दी से अंदर चले गए। उस घर का दरवाजा खटखटाने पर एक औरत ने दरवाजा खोला। वो हमें देखकर कुछ बोलती, उससे पहले ही अम्मा बोली, हमें पंडित जी से मिलना है। ये सुनकर वो हमें लेकर अंदर चली गई, जहां पर एक घरेलू सा दिखने वाला साधारण इंसान था, जिसके माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था, गले में तुलसी की माला थी और वो एक धोती पहने हुए था। जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें देखकर वो मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखने लगा और बोला, आओ। ये सुनकर मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए प्रणाम किया तो उसने आशीर्वाद के रूप में मेरे सिर पर हाथ रखा। अब उसने हम लोगों को बैठने का इशारा किया तो हम लोग बैठ गए। मैं तो रोते हुए कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अब बूढ़ी अम्मा ने उन पंडित जी को सारी बात बता दी। अब सारी बात सुनकर उस पंडित जी ने एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर आंखें बंद करके माला फेरना शुरू किया और कुछ देर बाद आंखें खोलकर फिर मेरी तरफ देखकर कहा,
तुम्हारे पति के ऊपर बहुत बुरी शक्ति का साया है, एक ऐसी शक्ति जो बहुत जल्दी उसे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगी। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई। तभी बूढ़ी अम्मा बोली, आखिर वो बुरी शक्ति है कौन? क्यों इसके पति को ले जाना चाहती है? क्यों उसके पीछे आई है? ये दोनों तो बेचारे नए आए हैं, यहां किसी को जानते भी नहीं है, तो फिर वो बुरी शक्ति आखिर इनके पीछे ही क्यों पड़ी है? तो वो आदमी हमारी तरफ देखते हुए बोला, ये एक लड़की की आत्मा है जो इसके पति को अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और बोली, मतलब? तो वो बोला, अभी लगभग 10 साल पहले एक लड़की थी जो उसी कस्बे के दूसरे मोहल्ले में रहती थी। जिस कस्बे में तुम रहते हो, जो वहीं के एक लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम भी शेखर था। दोनों शादी करने वाले थे, परंतु लड़की के घर वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि लड़का कोई रोजगार नहीं करता था। तो फिर लड़का काम धंधा करने के लिए शहर चला गया। उसके जाने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे, परंतु सबके खिलाफ जाकर लड़की ने उसका इंतजार किया। जब वो लड़का वापस लौट कर आया तो उसने उस लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शहर में उसे कोई और लड़की पसंद आ गई थी। अब ये जानकर वो लड़की बहुत रोई, लेकिन उस लड़के ने एक न सुनी और उस लड़की को ठुकरा कर वापस ये कहकर शहर लौट गया कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। वो लड़की रोती रही। उसे अपने प्यार पर भरोसा था कि वो लौट कर जरूर आएगा, परंतु जब कुछ साल बीत जाने पर वो लौट कर नहीं आया तो लोगों के तानों ने भी उसका जीना हराम कर दिया था। घर वाले भी उसकी शादी करना चाहते थे। ऐसे में वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। अपने प्यार के ठुकराए जाने की वजह से जिंदगी अब उसे एक बोझ की तरह लगने लगी थी, और इसलिए उसने उसी पहाड़ से कूदकर शेखर का नाम लेते हुए अपनी जान दे दी थी। तभी से उसकी आत्मा अपने प्यार को पाने के लिए भटक रही है। ये कहते हुए पंडित जी ने मेरी तरफ देखा और बोले, उस दिन जब तुमने उस पहाड़ पर अपने पति का नाम लेकर पुकारा, अपने प्यार का इजहार किया, तो उसकी आत्मा तड़प उठी। उसे लगा कि जिससे वो प्यार करती हैं वो वापस लौट आया है, उस लड़की के साथ जिसके लिए वो उसे छोड़कर गया है। इसलिए बस उसी नाम के आधार पर ही वो तुम्हारे पति के साथ चली आई और उसे अब हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती हैं। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई और रोते हुए बोली, आप कुछ कीजिए ना बाबा, उस आत्मा से बचाइए ना मेरे पति को, उनके सिवाय यहां मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर पंडित जी ने उन्होंने पास में रखे हुए कुछ नारियल के सूखे टुकड़े हाथ में लिए, आंखें बंद करके जाप किया और कहा, इन नारियल के टुकड़ों को जैसे ही उसे खिलाएंगे तो वो आत्मा तड़प उठेगी और फिर उससे छुटकारा पाना भी आसान हो जाएगा। यह सुनकर मैं कुछ बोलती उससे पहले ही वो बोला, इन्हें खिलाना बहुत मुश्किल होगा। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, उसे बाहर गाड़ी में छोड़कर आई हो, लेकिन वो आत्मा उसे लेकर चली गई है। तुमने उसके गले में जो लॉकेट बांधा था ना, वो ठीक तरह से बंधा हुआ नहीं था, इसलिए गाड़ी में खुलकर नीचे गिर गया है, और ऐसे में मौका देखकर वो आत्मा उसे अपने साथ लेकर चली गई। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। फिर हम भागते हुए बाहर आए तो देखा गाड़ी में शेखर नहीं था और ड्राइवर भी गहरी नींद में सोया हुआ था। हमने जब ड्राइवर को जगाया तो उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस आत्मा ने छलावा करके शायद उसे सुला दिया था और शेखर वहां पर नहीं था। ये देखकर अब हम लोग उसे ढूंढने लगे। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी पंडित जी ने हमें उस पहाड़ की तरफ चलने के लिए कहा और फिर हम लोग गाड़ी में बैठकर वहां से जाने के लिए रवाना हो गए। मैंने जो लॉकेट जल्दीबाजी में शेखर के गले में बांधा था वो खुलकर गाड़ी में पड़ा हुआ था। मैंने उसे अपने हाथ में लिया और अपने माथे पर लगाकर देवी मां को याद करते हुए शेखर की रक्षा करने के लिए कहने लगी। उस वक्त मेरा तो दिल घबरा रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तभी मुझे घबराते हुए देखकर पंडित जी बोले, घबराओ मत बेटा, वो आत्मा उसे उस पहाड़ पर लेकर गई है जिससे तुम्हारा पति पहाड़ से नीचे कूदकर अपनी जान दे सके। फिर वो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाएगी। ये कहते हुए उसने कुछ सरसों के दाने लेकर उस तरफ फेंक कर कहा कि ये सरसों के दाने रोकेंगे उस आत्मा को जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाएंगे। अब हम आधा घंटे से भी कम समय में वहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए लाए थे। अब गाड़ी में से उतरकर भागते हुए हम सीधे ही पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर शेखर ही था और वो उस पहाड़ी से नीचे कूदने के लिए उस खाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे किसी चीज से घबराते हुए
पीछे की तरफ खिसक रहा था। ये देखकर मुझे पल भर में ही समझ में आ गया था कि पंडित जी ने जो सरसों के दाने फेंके थे, ना ही उनको शेखर पार नहीं कर पा रहा है। वो आत्मा उनसे घबरा रही है। अब मैं उसके पास जाने लगी तो वो गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए भयानक आवाज में बोला, ये सिर्फ मेरा है, आज मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनकर मैं कुछ बोलती कि तभी पंडित जी उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोले, छोड़ दो इसे, इसका नाम ही उस लड़के से मिलता है जिससे तुम प्यार करती थी, परंतु ये वो नहीं है, ये इसका पति है। तो अब गुस्से में शेखर बोलने लगा, जिसके अंदर उस लड़की की आत्मा थी, ये मेरा है, इसे मैं लेकर जाऊंगी, मुझे यही चाहिए। ये सुनकर पंडित जी बोले, और मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा, छोड़ दो इसे। ये सुनकर वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी, जो शेखर के शरीर में हंस रही थी, और देखते ही देखते उसने अजीब तरह से अपना चेहरा हमारी तरफ घुमाया और कहा, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, कोई नहीं। ये कहते हुए भयानक रूप से हंसने लगा। तभी मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही मेरी तरफ देखकर शेखर के शरीर में जो आत्मा थी, वो गुस्से में भयानक रूप से चिल्लाते हुए बोली, ये आई थी ना हमारे बीच में, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वहां से ही हवा में उछलकर मेरी तरफ जैसे ही वो आत्मा शेखर को लेकर आती कि उन पंडित जी ने सरसों के दाने लेकर कुछ मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर फेंक दिए। जैसे ही वो दाने उसके ऊपर गिरे तो जैसे उसका पूरा शरीर आग में जलने लगा। शेखर नीचे गिर गया और तड़पते हुए वो आत्मा बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे रास्ते में आ रहे हो? हाथ जोड़ती हूं मैं तुम्हारे सामने, जाने दो हमें, जाने दो। ये सुनकर वो पंडित जी बोले, जाओगी लेकिन इसे लेकर नहीं, अकेले जाओगी तो छोड़ दो इसे। तो वो आत्मा बोली, नहीं, ये सिर्फ मेरा है, इसे मैं लेकर जाऊंगी। अब तो उस पंडित ने कुछ सरसों के दाने लेकर मंत्र बोलते हुए उसके चारों तरफ घूमकर वो सरसों के दाने पटकने शुरू कर दिए, जिसे देखकर वो बुरी तरह तड़पने लगा। वहीं फिर पंडित जी ने हम लोगों से हाथ पैर पकड़ने के लिए कहा, तो हमने जैसे ही हाथ पैर पकड़े तो शेखर अजीब तरह से चिल्लाने लगा। ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी शेखर मेरी तरफ देखकर रोते हुए बोला, जो कि शेखर की ही आवाज थी, जय श्री, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे अपने साथ ले चलो ना जय श्री। ये सुनकर मैं रोने लगी थी तो पंडित जी मेरी तरफ देखकर बोला, ये सब उस आत्मा का छलावा है, इसकी बातों में मत आना, वरना अपने पति को कभी नहीं बचा पाओगी। ये सुनकर मैं घबरा गई और मैंने हिम्मत की। वही शेखर रोते हुए अपने आप को छोड़ने के लिए कह रहा था, पर अब मुझे शेखर को बचाना था। वैसे उसकी तकलीफ देखकर तकलीफ तो बहुत हो रही थी। फिर पंडित जी ने अपने हाथ में जो नारियल के टुकड़े थे वो जबरदस्ती उसके मुंह में डालने की कोशिश की तो वो तड़पते हुए अजीब तरह से चिल्लाने लगा, अपना मुंह कभी इधर तो कभी उधर करने लगा। लेकिन पंडित जी ने जबरदस्ती उसके मुंह में नारियल के टुकड़े डाल दिए तो उसने तड़पते हुए और ना चाहते हुए भी उन्हें खाने की कोशिश करने लगा। अब शेखर के शरीर में जो आत्मा थी वो तड़पते हुए कहने लगी, जाने दो हमें, जाने दो। फिर पंडित जी ने तभी अपने झोले में से भभूत निकालकर उसके ऊपर फेंककर मंत्र बोलना शुरू कर दिया। ये देखकर वो तड़पने लगा। उसकी दर्द भरी चिल्लाने की आवाज उस सुनसान रात में चारों तरफ गूंज रही थी। तभी एक बिजली का सा झटका शेखर को लगा और एक साया सा उसके अंदर से निकलकर पहाड़ से नीचे कूद गया। वही शेखर अब बेहोश हो गया। फिर हम सब लोग उसे लेकर घर पर आ गए थे। अब शेखर को भी होश आ गया था। वो घबराहट की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो पंडित जी ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तभी पंडित जी मेरे और शेखर की तरफ देखते हुए बोले, कल सुबह होते ही हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चले जाना, तब तक के लिए उस आत्मा को मैं रोक कर रखूंगा, लेकिन हाँ, फिर वापस लौटकर कभी यहां मत आना, वरना वो आत्मा फिर तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर घबराते हुए हमने हाँ कह दिया। उसके बाद वो पंडित जी चले गए। अब बूढ़ी माँ के सामने मैं रोने लग गई और उन्हें गले लगा लिया, उसका धन्यवाद करने लगी। बूढ़ी माँ ने हम दोनों के सिर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रखा। फिर बूढ़ी अम्मा अपने घर की तरफ चली गई थी। अब शेखर ने मुझे गले लगा लिया। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये तो वो बता रहा था कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो नींद में है, और नींद में भी अपने पूरे शरीर में वो एक दर्द उसे महसूस हो रहा था जो बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल था। अभी मुझे घबराहट हो रही थी। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। साथ में ये सोचकर डर रही थी
कि अगर शेखर को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मैं तो जी नहीं पाती। हम दोनों बस यही सोचकर घबरा रहे थे। उस रात इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि हम एक पल भी सो नहीं पाए। फिर हमने सुबह तक हमारा जितना सा भी सामान था वो सामान पैक कर लिया और सुबह 4 बजे ही बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद लेकर हम वहां से जाने के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हम और देर नहीं करना चाहते थे। अब बस स्टैंड पर पहुंचकर हमने बस पकड़ी और वहां से सीधे ही चल दिए। अब हमारे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन हम उस बुरी शक्ति से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाकर आ गए थे। जहां हमने नई जिंदगी की शुरुआत तो की थी, लेकिन वहां हमारी जिंदगी खत्म होने की कगार पर आ गई थी। हमारे पास अब कुछ पैसे बचे थे। गुंटूर आकर हमने अपने लिए काम तलाश करना शुरू कर दिया और आखिर एक होटल में सफाई कर्मी की नौकरी शेखर को मिल गई थी। अगले दिन से ही उसने काम करना स्टार्ट कर दिया और कच्ची झोपड़ी में हमने हमारे रहने के लिए कुछ वक्त के लिए कमरा ले लिया। जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठे हुए, हम लोग लगभग 3 महीने बाद उस जिले को छोड़कर हमेशा के लिए हैदराबाद चले आए, जहां पर किराए पर टेम्पो लेकर शेखर ने टेम्पो चलाना शुरू किया। धीरे धीरे हालात सुधरते गए और फिर हमने हमारा खुद का ही एक टेम्पो ले लिया। तब तक हम एक बेटे के माता पिता भी बन चुके थे। हमारे घर वालों को कहीं से हमारा पता लग गया था, परंतु हम दोनों के परिवार वाले हमसे इतने नाराज थे कि उन्होंने हमें माफ नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि हमारी वजह से समाज में उनकी बहुत बदनामी हुई है। मैं और शेखर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अपनों की बहुत याद आती थी। समय गुजरने के साथ हमने अब अपना एक खुद का घर हैदराबाद में बना लिया है। एक बेटे और एक बेटी के माता पिता भी बन चुके हैं। अब हमारी खुद की टैक्सी भी है, जिससे शेखर हमारा और हमारा परिवार का ठीक तरह से गुजारा कर लेते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी में खुश तो हैं, लेकिन अपनों से बिछड़ने की तकलीफ भी हमें बहुत सताती है। लेकिन दिल में अभी एक उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे हमारे साथ जो कुछ हुआ था, आज भी इतने सालों बाद उस बुरे हादसे को हम कभी भुला ना पाए। वैसे हम फिर कभी लौटकर उस जगह पर नहीं गए, ना उस जगह पर जाने के बारे में कभी सोचा। हमारा पता लगने पर हमारे घर वालों ने हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। कभी भूलकर हमारी सुध नहीं ली। लेकिन महेश और जया, उन दोनों की शादी हो चुकी है, क्योंकि उनके परिवार वाले मान गए थे। वो लोग हमसे छुपकर मिलने आए थे और आज भी आते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को अपनी ये सच्ची कहानी इसलिए बताई है, क्योंकि कभी कभी किसी अनजान जगह में हंसी मजाक में या जाने अनजाने में की हुई एक छोटी सी भूल हमारे लिए कितनी भयानक सजा बन जाती है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।